अब आपको सीखना है डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री। यस सर। डिसोल्यूशन में जर्नल, देखो पहले मैं मेन जर्नल एंट्री आपको बता दूं। जो केसेस हैं उन्हीं की जर्नल एंट्री में सीखनी है। पहला केस मैंने सिखाया था कि एसेट को ट्रांसफर करते हैं। ये लिखनी भी है सर? हैं? लिखूं भी कॉपी पे? लिख लो लिख लो। ओके सर। ट्रांसफरिंग एसेट्स, transferring assets to realization account। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट की, क्योंकि डेबिट में जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू सारी की सारी एसेट्स, उन सबका नाम लिखेंगे अलग अलग जिन जिनको हमने ट्रांसफर किया है। जी सर। दूसरी एंट्री, ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज जो है रियलाइजेशन के बाय में ट्रांसफर हुई थी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, और लायबिलिटीज ऑलरेडी क्रेडिट होती हैं तो जब मैं उनको ट्रांसफर करूंगा तो उनको डेबिट करके ट्रांसफर करूंगा। तो सब लायबिलिटीज सबका अलग अलग नाम लिखेंगे, जिस जिसको हम ट्रांसफर करते हैं उन सबका नाम लिखेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगी ये। जी ओके सर। पॉइंट नंबर 3, एसेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड। एसेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड, एसेट्स को बेचना है तो कैश या बैंक हमारा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा मतलब वो डेबिट होंगे, और टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा क्योंकि सारी की सारी एसेट अब रियलाइजेशन में है तो जो पैसा आएगा वो इसी के थ्रू आएगा एसेट बेच के। एसेट का नाम तो हमने पहले ही खत्म कर दिया इसमें ट्रांसफर करके। एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, कि एसेट पार्टनर ने ले ली तो कैश और बैंक तो हमें मिला ही नहीं, पार्टनर का नाम डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद इसमें कुछ भी नहीं करना, बेसिकली एसेट और लायबिलिटी दोनों को रिप्रेजेंट करता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमने एसेट लायबिलिटी दोनों इसी में ट्रांसफर किए। ठीक है, तो मान लो फर्नीचर ले लिया किसी पार्टनर ने, तो फर्नीचर तो मेरी शॉप से जा रहा है ना, तो एसेट अगर मेरी शॉप से जा रही है तो वो क्रेडिट होगी। ठीक, लेने वाला है पार्टनर, पार्टनर रिसीवर है इसलिए वो डेबिट होगा, तो पार्टनर तो डेबिट कर दिया मैंने क्योंकि वो रिसीवर है। और टू में लिखता मैं फर्नीचर, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, लेकिन ये डिसोल्यूशन है तो फर्नीचर वगैरह जितनी भी एसेट थी सब इसमें ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं, तो फर्नीचर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैं यहां पर लिखूंगा फर्नीचर की बजाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितनी भी एसेट लायबिलिटी हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है रियलाइजेशन अकाउंट, तो उन सबके नाम की बजाय अब रियलाइजेशन अकाउंट वर्ड ही यूज होगा। ठीक है,
तो इसलिए ये वाली एंट्री हुई है, इसका रीजन बताया मैंने आपको बस। वो तो आप लेक्चर समझ लो, लिख लेना, लेक्चर देख के दोबारा बाद में लिंक मैं आपको भेज दूंगा, है ना, क्योंकि पूरा ध्यान अंडरस्टैंडिंग पे दो। अब लायबिलिटीज की पेमेंट हो रही है बेटा, लायबिलिटीज आर पेड, अब उनकी पेमेंट हो रही है बेटा, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे बिल्स पेबल हो, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, सबकी पेमेंट हो रही है। तो उन सब लायबिलिटीज के नाम के बजाय लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये उन सबको रिप्रेजेंट करता है, डेबिट टू कैश या बैंक। और अगर लायबिलिटी की पेमेंट कोई पार्टनर करता है, लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, तो लायबिलिटी तो डेबिट होगी क्योंकि वो तो हमारी खत्म हो रही है, इसलिए लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। हमारी लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर को उसका बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, तो इसलिए उसकी कैपिटल क्रेडिट हो गई। सेवेंथ, रियलाइजेशन में कुछ खर्चे भी होते हैं। ये तो वही स्टेप्स हो गए जैसे जो जो रियलाइजेशन अकाउंट में बनाने में होते हैं। वही स्टेप है, उन्हीं की जनरेटरी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड, अब उनकी पेमेंट हो रही है तो भी रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा। जब पैसा जा रहा है तो टू बैंक, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक या कैश जो भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पे करता है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और उस पार्टनर को हम उसका बेनिफिट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे एक्सपेंसेस के ऊपर एक अच्छा खासा रूल भी है जो मैं थोड़ा सा एडवांस स्टेज में बताऊंगा, आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल समझाऊंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अलग से रूल है बेसिकली, जो नॉर्मल केसेस है वो तो यही है, इसके कुछ एडवांस केसेस भी हैं जो आगे आएंगे काम, पर मैं आपको आने वाले लेक्चर में समझा दूंगा। अब इतना सब तो हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में काम, फिर रियलाइजेशन अकाउंट का आता है रिजल्ट, प्रॉफिट्स ऑन रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसका बेनिफिट सारा पार्टनर को मिलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और सर बटेगा किस रेशो में? एक ही रेशो होता है इसमें, एक ही रेशो होता है, उसमें बढ़ जाएगा बस, एबीसी सब में बढ़ जाएगा। इसमें ओल्ड और न्यू कुछ नहीं होता, क्योंकि न्यू रेशो तो तब आता है जब आगे फर्म चलनी हो। लॉस ऑन रिलेशन, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो गया। ये 10 है टोटल? हम्म, टोटल ये 10 ही है?
नहीं नहीं, बहुत अभी तो अच्छा। बेसिकली 15-16 एंट्री तो मैं बताऊंगा अभी, वो बेसिक हैं, फिर थोड़े एडवांस केसेस बाद में होंगे। ये तो अभी नॉन केसेस हैं जो आपको पता है। पार्टनर्स लोन, कौन सा लोन? जो लायबिलिटी वाला है, जो हमने उससे लिया हुआ था, ठीक है ना। अब पार्टनर का लोन हम क्या करेंगे, उसकी पेमेंट होनी है, सिंपल सी बात है, तो हो जाएगी पेमेंट। इसकी पेमेंट कभी भी रियलाइजेशन के थ्रू नहीं होती, इसकी पेमेंट तो सीधे सीधे हो जाती है, क्योंकि पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं होता। तो इस लायबिलिटी की पेमेंट हम सीधे डायरेक्टली करते हैं टू बैंक या कैश। जो पार्टनर्स लोन एसेट में है, यानी कि ऐसा लोन जो हमने उसे दे रखा है, तो ऐसा लोन पे नहीं होता, वो तो हमने लेना है उससे पैसा, वो हमें देगा नहीं अभी, तो ये लोन हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। हमने उसको दे रखा है तो हमने उससे पैसे लेने हैं, तो अब मैं उस लोन से उसकी कैपिटल को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा? घटेगी। हम्म। बढ़ेगी। हाँ, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे बताओ, आपने मुझे लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का, ठीक। अब मैं आपके यहां पार्टनर हूं और मेरा 30 लाख रुपए हिस्सा बैठता है, तो आप मुझे 30 के 31 करके दोगे या 29 करके दोगे? 29 करके सोच दूंगा। के। हम्म। 29 करके दूंगा। हाँ, घटेगी ना। जी। हाँ, ये वो लोन है जो आपने दिया हुआ है पार्टनर को, फर्म ने। अब फर्म उसको पेमेंट करेगी तो उसका पैसा घटा के देगी, फर्म ने लिया थोड़ा ही है जो उसको फर्म एक्स्ट्रा देगी, है ना। तो ये घटेगा, तो इस लोन की वजह से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगी, इसलिए वो उसके डेबिट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये एसेट वाला लोन है, बेसिकली ये वाला लोन तो होता है लोन फ्रॉम पार्टनर, और जो ये वाला लोन होता है ये होता है लोन टू पार्टनर, जो हमने उसे दिया था, ठीक है ना। तो रूल्स को स्पेसिफाई कर करके लिखना बेटा कॉपी में, जब भी रूल कॉपी में लिखोगे पूरा स्पेसिफाई करके लिखना हर चीज। स्पेशल केसेस ऑफ लोन फ्रॉम पार्टनर, मतलब कि लायबिलिटी वाला जो लोन है उसके 2 स्पेशल केस आते हैं। पार्टनर्स लोन of rupees 10,000 is settled for rupees 9,500। सेटल्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो एट आती है, जी। सेटल्ड एट रुपीज 9,500, यानी कि पार्टनर का लोन अगर हमने
उसमें भी कुछ मांडवाली किया, यानी कि 10,000 का लोन है और हम उसे 9,500 दे रहे हैं, तो वो जो 500 रुपए है वो शो होंगे। कैसे शो होंगे बताता हूं आपको। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पार्टनर्स लोन में तो पूरे 10,000 आएंगे, पैसा मेरा गया 9,500, तो जो 500 रुपए मैंने कम दिए वो फर्म का बेनिफिट हो गया, तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में शो होगा वो क्रेडिट साइड में। ये एक नया पॉइंट आया आपके लिए। रियलाइजेशन अकाउंट में। यस, इसी का रिवर्स है। पार्टनर्स लोन of rupees 10,000 is settled at rupees 11,000 with other charges। मतलब उस पार्टनर ने कुछ और चार्जेस पे लगा के कह दिया कि भाई तुमने इतने दिनों बाद मुझे पैसा दिया तो मैं तो 11 लूंगा, और हमने उसे 11 दे दिए। तो ये भी रियलाइजेशन से ही डेबिट होगा 1,000। यस, लोन तो 10 का है, पैसे दिए मैंने 11, जो मेरा 1,000 का नुकसान हुआ वो रियलाइजेशन में आएगा। इस वजह से रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नुकसान है। जी। नुकसान सारे रिलेशन के डेबिट में आ रहे हैं, उस हिसाब से समझ लो। क्लियर है? जी सर। ठीक है। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हो, पार्टनर्स अकाउंट्स आप बना लेते हो, तो उनको सेटल करते हो। सेटल सेटल कैसे? आपको याद होगा पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब टोटलिंग करते हैं तो बैलेंस आता है। बैलेंस को क्या लिखते हो? इसमें बैलेंस को, बैलेंस सीडी तो लिख नहीं सकते। क्योंकि बिजनेस तो आगे और नहीं करना ही नहीं है, तो पार्टनर का जितना ही पैसा है उसको दे दो। बैंक अकाउंट। बैंक या कैश ही लिखा जाएगा, चाहे इधर बचे और चाहे इधर बचे। इधर होगा तो लॉस होगा, इधर होगा तो प्रॉफिट होगा। नहीं, इधर होगा तो लॉस होगा, पेड होगा, प्रॉफिट। इधर होगा तो वो ब्रॉट होगा, मतलब वो पैसा उतना घर से लाना पड़ेगा उस पार्टनर को। जिसकी कैपिटल नेगेटिव में बच रही है उसे घर से पैसा लाना पड़ेगा। तो इस केस में एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इस केस में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक एंट्री तो ये हुई, एडवांस केसेस बाद में होंगे, पहले बेसिक एंट्रियां हम करेंगे ट्राई। उसके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं, और जो इलस्ट्रेशन मैं दूंगा उनमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में, लेकिन पहले ये एंट्रियां रिवाइज होंगी, उसके बाद ही आप इलस्ट्रेशन ट्राई करेंगे। पहले मैं होमवर्क दे दूं फिर आगे चलूंगा आपसे। इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 बहुत अच्छे से करनी है।
अभी नहीं, रूल्स को रिवाइज करके तब करना। अब इससे आगे चलते हैं। हमने 20 तक कर लिए थे क्या? ये 14 से 20 तक। ठीक है। 21 देखते हैं, इसमें जो टफ पॉइंट है वो मैं खुद ही करा देता हूँ अभी, फिर आप आराम से कर पाएंगे बाद में, हमारा टाइम बचेगा। 21 देखो, पहले पढ़ लो और बताओ कौन सा पॉइंट आपको टफ लग रहा है। बैलेंस शीट भी पढ़ लो और एडजस्टमेंट भी पढ़ लो। सर जो ये है, ए टू कंप्यूटर at its book value in the settlement of his loan। इसमें कंप्यूटर की वैल्यू तो 80,000 है और लोन बाय ए है 1 लाख। हम्म तो इसमें इसकी एंट्री तो वही होगी ना। देखो, एज जी। लोन डेबिट होगा हाँ। 1 लाख से, क्योंकि लोन का रियलाइज होना ही है। फिर उसने क्या लिया उसके बदले? कंप्यूटर। कंप्यूटर तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर वर्ड तो लिख ही नहीं सकता, क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। कितने का लिया उसने? कंप्यूटर की जो बुक वैल्यू है वो है 80,000। ये ठीक। और जो बेनिफिट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? वो भी रिलेशन में होता है, अभी दिखाया था। हाँ हाँ हाँ। तो तो सर दोनों उसका एसेट का नाम नहीं लिख सकते? क्योंकि एसेट ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। वो हर एसेट और लायबिलिटी जो ट्रांसफर हो चुकी है उन सबका रिप्रेजेंट करेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब 2 बार लिखने की नीड ही नहीं है, लिखेंगे तो एक ही बार। ठीक है ना, लिखेंगे तो एक ही बार और पूरे 1 लाख उसी में चढ़ा देंगे। टू रियलाइजेशन 1 लाख। हाँ, स्पेशल केस है और इंपॉर्टेंट भी है। पॉइंट पढ़ो आप, थर्ड पॉइंट पढ़ो। सर मुझे तो सेकंड में ही दिक्कत आ रही है। अच्छा, ए टू आराम से फर्नीचर पढ़ेंगे। एट, ए ने 10,000 का फर्नीचर 8,000 में लिया। हाँ, तो इसमें हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट जी। टू टू रिलेशन। रियल। यार वो दो से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हम्म और एंड डेटर्स ऑफ 2 लाख एट 1,72,000। हाँ, तो फिर सेम एंट्री। 172 172। हाँ, वो लोन में है सर जब। पर जो इसमें बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 2,62,000 के दे रखे हैं। हाँ, तो उसमें से अभी 2 लाख का सेटलमेंट हुआ है, 62 वाले बचे हुए हैं अभी। अच्छा अच्छा। वो हम और नोट द, तो 62 वाले बचे हुए हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्रेडिटर की वो द पेमेंट कर रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल लगा दी। जी। We took stock in trade at 70,000. Stock in trade at 70,000.
And sum of the sundry debted assets at 72,000 being 10% less than book value. ये उसने क्रेडिटर की पेमेंट करी है, जी ये हो गई। पॉइंट नंबर 2 में कुछ और पूछना है? नहीं नहीं सर, थर्ड में बी took stock in trade at 70,000 and some of the sundry assets at 72,000 being 10% less than the book value. हाँ, ये समझाऊंगा। उसने स्टॉक एंड ट्रेड को 70 में ले लिया। चलो मैं दोनों एंट्री अलग दिखा रहा हूँ, वैसे इकट्ठे कर सकते हैं। हाँ, टू रियलाइजेशन और टू रियलाइजेशन सेम सेम वो लीजिए। एक ही बार टूरेशन एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको अभी अलग बता रहा हूँ, कुछ एक पर्पस है मेरा। वैसे आप समझने के बाद तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एसेट उसने 72 में लिए हैं, और जो एसेट उसने 72 में ली हैं वो अपनी बुक वैल्यू का 10% कम है। ठीक है, तो यहां पे निकालना पड़ेगा कि बी ने जो सन्ड्री एसेट ली है वो कितने वाली ली है, क्योंकि हमें ये भी तो निकालना है कि कितने की बच गई। जैसे ऊपर आपने डेटर निकाले थे कि 62 के बच गए, ऐसे सन्ड्री एसेट निकालनी पड़ेगी कि कितनी एसेट तो बी ने नहीं ली। हाँ ठीक है, तो लेट, यहां पे आपको देखना पड़ेगा बेटा, लेट बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स, ये मेन पॉइंट है बेटा, टेकन बाय बी, बी एक्स, ठीक है, टेकन एट 10% लेस, उसने 10% कम पे ले ली। ठीक है ना, तो एक्स वाली एसेट उसने एक्स अपॉन 10 यानी कि 10% निकाल लिया मैंने, एक्स का ये आ गया, लेस कितना आया, एक्स का 10%, काट पीट के एक्स अपॉन 10 बचेगा। यानी कि उसे जो बी ने लिया वो उसकी बुक वैल्यू से 10% घटा के लिया, इतने का लिया। टेकन बाय बी फॉर रुपीज इतना, और वो रुपीज भी दे रखा है बुक में कि कितने के लिए, उसने 72,000 के लिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो कितने आ रही है। एलसीएम ले लेंगे, ये 9x अपॉन 10 हो जाएगा, 72x 72 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, 10 अपॉन 9 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 80,000। इसका मतलब ये है कि जो एसेट बी ने ली है 72 में, उस एसेट की ओरिजिनल वैल्यू थी 80 जो उसने ले ली। ठीक, अब रिमेनिंग सन्ड्री एसेट निकाल के दिखानी पड़ेगी आपको कितने की है, कुल कितने की थी, 170,000। 170। ठीक है, बिल्कुल सही बात। 170 में से 80 वाली वो ले गया और 90 वाली बची हुई है। जी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। अब आप अगला पॉइंट पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगी। 4th पॉइंट पढ़ो। He took the remaining sundry assets at 90% of the book value, less 1,000 as discount, and assumed the liability of the loan together with accrued interest of 300, which was not recorded in the books.
ये तो बाउंसर गया। सन्ड्री एसेट 4, सी टू सन्ड्री एसेट 4, सन्ड्री एसेट बची है 90,000 की। 90,000 वाली एसेट उसने 90% पर ली है, डिस्काउंट नहीं, 90% पर ली है, और उसमें से भी उसने 1,000 रुपए और माइनस करे हैं डिस्काउंट के, यानी 81,000 माइनस 1,000 उसने 80,000 में लिए हैं सी ने। बाकी उसने कहा कि मैं लोन की पेमेंट कर दूंगा, इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा, ठीक है। तो बी जो है लोन की पेमेंट कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, और लोन कितना है, सी है तो लोन 15,000 का है, हाँ, और प्लस उसमें 300 रुपये खर्चा भी पे कर रहा है वो, तो 15,300 की पेमेंट बी के नाम मानी जाएगी कि बी ने करी हमारी तरफ से पेमेंट। पर इसमें लिखा है assume the liability of a loan together with accrued interest of 300 which was not recorded in the books। पहले रिकॉर्डेड नहीं था, अब हमने रिकॉर्ड कर दिया वो 300 रुपये। मुझे ये assume वाली लाइन पूरी समझ नहीं आई। एज्यूम का मतलब होता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं पे करूंगा, वो 15 का लोन भी मैं पे करूंगा, और उस पर 300 रुपए का ब्याज जो बुक्स में पहले से रिकॉर्डेड नहीं है वो भी मैं पे करूंगा। हमने कहा ठीक है तू कर दे भाई, ये उन्होंने पे कर दिया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा ठीक है। और ऊपर 80,000 की एंट्री क्या होगी? उसकी सी ने लिया ना, तो सी डेबिट टू रियलाइजेशन, जो जो पार्टनर लेगा वो डेबिट होगा, और जो पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा वो क्रेडिट हो जाएगा। फिफ्थ में एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2,700। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। चलो एक्सपेंसेस की एंट्री तो नॉर्मल है, रिलेशन टू बैंक 2,700 रुपए, और जो बचे हुए डेटर्स हैं वो हमें पैसा नहीं दे रहे थे, तो हमने किसी डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी को हायर किया कि भाई तुम निकाल लो पैसे, मुझे बताओ तुम कितने दोगे। ठीक है, तो बचे हुए डेटर्स कितने के थे याद है कुछ? 62। तो उन्होंने कहा आधे आधे में सौदा कर लो, ठीक। तो बैंक डेबिट टू रिलेशन, हमें आधे पैसे मिल गए, हमें क्या करना, वो अपने आप मार धाड़ करके निकालेंगे, जैसे निकालेंगे वो तुम देखो। ऐसी होती हैं सर वैसे कंपनियां? यस डेब्ट कलेक्ट होती हैं, होता है। लोन रिकवरी वाले होते हैं, रिकवरी वाले प्राइवेट एजेंसी, हर बैंक की होती है, ये हर बैंक के पास है, एक मेरा फ्रेंड भी है इसी में। वही गुंडे वगैरह? गुंडा नहीं है, मतलब उसका ऑफिशियल वर्क है ये, कि चक्कर वो काटेगा, बैंक चक्कर नहीं काटेगा कि भाई पैसा दे दे। मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलती कि बदमाशी करो, गवर्नमेंट तो बोलती है चक्कर आप लगाओ, हम चक्कर नहीं लगा रहे हैं, इनडायरेक्टली है मतलब सब कुछ। तभी तो हम आधे पैसे लेने को तैयार हो गए, क्योंकि जिससे लेना था वो तगड़ा निकला, तो उससे तगड़ा ढूंढना पड़ेगा बंदा में कोई, तो फिर ऐसे सौदा होता है। तो ये 21 क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन था। आई वॉन्ट यू टू रिपीट इट फॉर द 3 to 4 टाइम्स। रिटर्न में इसको रिपीट करना चाहिए 3-4 बार कम से कम। एक बार ये रिवाइज कर लूंगा। इसके बाद जो ये बचे हुए क्वेश्चन है आपको टफ नहीं लगेंगे, उनमें तो इक्का दुक्का ही प्रॉब्लम आएगी। 21 टफ था, इसके बेस पर 23 तक, मतलब कि रिलेशन 21, 22 और 23 तक
आप कर सकते हैं और बड़े हैपनिंग मिलेंगे, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें काफी काम मिलेगा करने का आपको। 21 इसमें टफेस्ट था, उसको 2-3 बार रिपीट कर लेना। जर्नल एंट्री वाले भी आपका होमवर्क है, वो भी आपको करना है और सबसे हाँ, वो लास्ट आप 22-23 करने हैं। 5 6 7 भी दिए थे आपने। हाँ 5 6 7 सबसे पहले एंट्री के रूल रिवाइज करके उन्हें कर लेना। फिर 21 इलस्ट्रेशन को आप कम से कम 2-3 बार तो रिपीट करो, ठीक है सर। उसके बाद ये 22 और 23 करना। ओके, मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं बेटा। ठीक, और मेरी ओके सर। ड्यूटी करा दे। हाँ, मैं ला दूंगा। ठंड हो रही है ना, थोड़ा गर्मी आ जाएगी। जी। ठीक, ओके। ओके।